वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट एक बार फिर से। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जी, हम पहले भी मिल चुके हैं, ज़बरदस्त पॉडकास्ट 2 पॉडकास्ट हमारे आ चुके हैं जिनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था। पिछली बार आपने मुझे ना एक स्टोरी बताई थी, रियल इंसिडेंट जो था, जो कि यूके का था शायद। जी जी यूके का कोई केस था जिसमें एंटिटी इंडिया से चलते-चलते यूएस तक, यूके तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। जी, आज मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा हम इंडिया की बात करें, अपने आस-पास की बात करें। दिल्ली में हम बैठे तो नॉर्थ की ही बात करते हैं आस-पास में। कोई ऐसा रियल इंसिडेंट आपके सामने आया है जिसने आपको भी झकझोर दिया हो? विकास जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा खतरनाक रीसेंट केस है जो अभी अभी रिजॉल्व किया है। जी, एंड उसके अंदर उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो गंभीरता है, और उसमें जो घटा है वो बहुत साधारण नहीं है। उस आज अगर मैं उस केस स्टडी को आपसे शेयर करता हूँ तो मेरा उद्देश्य इसको शेयर करने का ये है कि आपके माध्यम से जी, इस केस स्टडी को लोग किसी कहानी के रूप में ना सुने, लोग इसे एक मैसेज के रूप में सुने और इससे सीखें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीख है। जी, मतलब ये एक ऐसी केस स्टडी है जो शायद बहुत समय से ऐसे केसेस चल रहे हैं, बट लोगों तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं और कोई इनके बारे में बात नहीं करना चाहता डर की वजह से। तो हुआ क्या कि एक यूपी का शहर है, पहाड़ों से सटा हुआ। उस शहर के एक घर में, मतलब एक परिवार है, और मतलब बहुत ही सक्षम परिवार है, सनातनी परिवार है, ईश्वर की भक्ति मतलब हर जगह उनके घर में दिखाई देती है। फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत सक्षम हैं, सब चीज़ की कृपा है ईश्वर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके घर में। पूरा परिवार है, एक दादी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, मतलब सब चीज़ की ईश्वर की कृपा है। बट कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो उस परिवार के साथ ऐसा ही हुआ कि उसकी उनकी खुशियों को नज़र लग गई। जी, नज़र कैसे लगी कि उस घर में शादी का माहौल चल रहा था, बड़ी बेटी की शादी थी। तो शादी की तैयारियां चल रही हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। तो एंगेजमेंट से ठीक 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, उस घर की छोटी बेटी गायब हो घर से गायब। गई, घर से गायब हो गई। अब घर वाले सारे परेशान, सबके दिमाग में टेंशन कि ये क्या हुआ। एज क्या होगी उनकी? एज उसकी होगी अराउंड 23-24 के आसपास, ठीक। मतलब शायद उससे भी कम है, 21-22 के आसपास की एज होगी, बहुत छोटी एज है। और वो गायब हो गई घर से अचानक। अचानक से घर में सारी तरफ खुशियों का माहौल है, सब ठीक ठाक है, और घर का अपना एक बच्चा अचानक से गायब हो जाए तो चिंता हो जाती है। पूरा घर परिवार चिंता में डूब गया, सब तरफ एक टेंशन का माहौल हो गया। अब ये बात ऐसी है कि क्योंकि बड़ी बेटी की शादी है और सबको बताने से ये भी डर है कि लोग इसे कैसे लेंगे जी, और कहीं उस रिश्ते पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो खैर उन्होंने डरते डराते अपनी तरफ से सारी कोशिशें की और ढूंढने की बहुत भरसक प्रयास किया। 2 दिन तक कुछ पता नहीं चला। हम्म, मतलब उन्होंने सारे आसपास के एरिया सब कुछ सब ढूंढा, कुछ नहीं पता लगा। थोड़ी बहुत उनकी अप्रोच अच्छी थी और थोड़ा उन्होंने हाई अथॉरिटीज़ की कुछ हेल्प ली, और उस हेल्प की वजह से उनको एक खबर मिली कि उनकी बिटिया को नेपाल बॉर्डर के आसपास एक गांव में देखा गया है। अच्छा। अब मतलब उनके पैरों से ज़मीन निकल गई, घबरा गए। तो उन लोगों ने मतलब तुरंत पुलिस प्रशासन की मदद ली और वहाँ पहुँचे। हम्म, अब वहाँ क्या हुआ उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिटिया वहाँ पहुँची कैसे। जी, वही मतलब यूपी का कोई गांव बताया, फिर सीधा नेपाल बॉर्डर के पास। नेपाल बॉर्डर पे पहुँच गई है और पुलिस ने उसको ढूंढ लिया। लेकिन उससे पहले ये वहाँ पहुँची कैसे, क्योंकि जब ये वहाँ पहुँची उसके बाद मैं जो भी मेरे को इस बारे में पता लगा या जो भी मेरे को जानकारी है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कुछ महीने पहले कुछ
7-8 महीने पहले इस बच्ची का एडमिशन हुआ था जी एक नई कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पर उसने, क्योंकि नई नई थी और पहली बार कॉलेज में गए थे, बच्चा थोड़ा सा दिमाग चंचल होता है ये सब, तो वहाँ पर उसकी दोस्ती हुई कुछ एक लोगों से। अब उनमें दोस्ती में उसने उन लोगों से दोस्ती ये सोच कर की कि वो उनको पढ़ाई में हेल्प करेंगे। तो उनमें एक लड़के से दोस्ती हुई जो कि इंटर रिलीजन था, जी दूसरी ठीक है, हाँ, दूसरा रिलीजन का था। अब उसने बहुत उनकी मदद की, मदद करने लगे, बहुत हेल्प करने लगे, बार बार में हर चीज़ में उनकी हेल्प करता था वो बंदा। कभी कुछ घर से ला के खिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो लड़की का ना उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसको लगा भाई ठीक है, एक अच्छा दोस्त है, काफ़ी स्टडी में हेल्प कर रहा है, और वो लड़की बहुत करियर को लेके करियर ओरिएंटेड थी। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ठीक है, अगर मेरे को करियर में हेल्प कर रहा है तो एक अच्छा दोस्त है। धीरे धीरे वो लड़का उसको मतलब इतना ज़्यादा उसके करीब आने लगा कि उसने उससे कॉलेज के बाहर भी मिलना शुरू कर दिया। जी अब वो कॉलेज के बाहर मिलते थे, बातचीत होती थी, धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी। कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने के बाद, उस घर के फैमिली मेम्बर्स को ये पता लगा कि भाई ये किसी इंटर रिलीजन लड़के के संपर्क में है। तो जनरली जैसा होता है, घर वालों को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसको डांटा, समझाया और उस पर निगरानी रखी। कुछ दिन निगरानी रखने के बावजूद भी उन्हें लगा कि ये तो बातचीत जारी है। तो उन्होंने उस लड़की से उसका फ़ोन ले लिया और उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया। उन्होंने कहा भाई अब आप ऑनलाइन पढ़ो और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। उस दौरान लड़की को थोड़ा सा सदमा लगा या जो भी है, बट धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गई, घर में चीज़ें नॉर्मल हो गई और उसने सचमुच सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया, बात करनी बंद कर दी। फिर जब सिस्टर की शादी का टाइम आया, सब कुछ आया, तो सबको लगा अब सब ठीक है, 4-5 महीने इस बात को बीत चुके हैं। तो उन्होंने उसका फ़ोन उसे वापस दे दिया, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारों से कम्युनिकेट करना था और ये सब करना था। उसी दौरान उस लड़की के पास उनकी एक कॉमन फ्रेंड का फ़ोन आया, एंड शी वॉज ऑल्सो ए गर्ल। और उसने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुझे पता है, जनरली जैसा होता है कि तुझे पता है उसने तेरे बिना कितनी टेंशन झेली है, सब चीज़ को वो हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, ये सब। और ये बहुत, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये इतनी कॉमन बातें हैं। और जो बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है और हमारा मन उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में अक्सर आ जाता है। तो वो भटकाने लगी और उसने उसको उसके लिए उसकी तरफ डाइवर्ट किया, लड़के की तरफ। और धीरे धीरे उसके मन में फिर से उसके लिए इमोशंस जागे और उसने उनकी बातचीत दोबारा शुरू करा दी। इस बार लड़के ने उसे बहुत ज़्यादा अपने उसमें वश में करना शुरू किया और वो कुछ खाने पीने की चीज़ें उसने उस कॉमन फ्रेंड के माध्यम से उस तक पहुँचाई और उसको खिला दी। उसके बाद उस लड़की में ना कुछ चेंजेस आने लगे जी बहुत, मतलब उसका थोड़ा अजीब बिहेवियर हो गया और वो उसने घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया और अकेले में बहुत कुछ, मतलब अकेले में अपने आप को रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उस लड़के ने उसको बोला कि काम करते हैं, तुम्हारे घर में शादी का माहौल चल रहा है, कोई ऐसे में तुम पे शक नहीं करेगा, वैसे भी हमारे लिए आपके पेरेंट्स कभी एग्री होंगे नहीं, क्योंकि रिलीजन मैटर है। तो आप एक काम करो, घर से जितना भी जेवर या ज्वेलरी आपके पास है, पैसा ज्वेलरी जो आप उठा सकते हो उठा लो और हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो उस लड़की को एक्चुअली में ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात क्यों मान रही है, क्योंकि जब मेरी बाद में उससे बात हुई तो उसने ये बात एक्सेप्ट की। उसने बोला कि सर मुझे समझ ही नहीं आया मैंने उसकी बात क्यों मानी, ना मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, ना ही इतना मेरे को अपने घर वालों से कोई नफ़रत थी कि मैं उन्हें छोड़ दूं, पर मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी बात मान लूं। और मैंने वही किया जो वो कहता जा रहा था। मैंने घर से ज्वेलरी चुराई, मतलब सामान उठाया और मैं लेकर उसके साथ निकल गई। और वो लेकर मुझे गया और वो रास्ते में वो एक बस में वो लोग बैठे और वहाँ से वो दिल्ली की तरफ आए। जी पूरे रास्ते उस लड़के ने उसका मास्क नहीं उठाने दिया लड़की का। लड़की बोलती थी अब हम दूर आ गए हैं, मैं मास्क हटा लूँ, बोले नहीं तुझे मास्क नहीं हटाना।
और कॉन्टिन्यूसली उसके सर में वो हाथ फेरता रहता था और कान में, हाँ, जैसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और कान में कुछ ना कुछ उसके पड़ रहा था। अब उसको समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है, पर वो बस उसको फॉलो करती जा रही थी और बीच बीच में वो उसे कुछ खिलाता जा रहा था। अब मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब ये जब पहुंच गए नेपाल बॉर्डर पे, जब घर वालों ने उसको वहाँ पे पूछा तो पुलिस वालों के सामने ऑब्वियसली पूछा गया, भाई आप किसकी मर्ज़ी से आए हो? तो उसने कहा जी मैं किसी की मर्ज़ी से नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। बट उसने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इनसे बहुत प्यार है, और फिर भी अपने घर कह से रही बस मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। तो पुलिस वालों ने उस मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने उसकी जांच की, और जब रिसर्च की तो ये पता लगा वो जो लड़का था वो लड़कियों को ले जाकर झांसे में फंसाकर नेपाल बॉर्डर पे भेज दिया करता था, और इसके लिए वो एक जिन्न का इस्तेमाल करता था जिसको वो लड़कियों के ऊपर हावी करता था, और उस जिन्न को उस पे पोजेस करके लड़की पे, और उसकी मदद से उनको अपने इशारे पे चलाता था और नेपाल ले जाकर भेज दिया करता था। पुलिस ने जब वहाँ पर उस लड़की को, उस लड़के की बहुत सारी लड़कियों के साथ फ़ोटो दिखाई और उसका रिकॉर्ड दिखाया कि उसने ये करा, उसकी फैमिली का ये सीन है, तो वो समझ गई कि भाई कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन क्योंकि उस पर उस एंटिटी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वापस आकर ये भी बताया कि मुझे एक दिन एक गांव के अंदर सुलाया गया, ये परिवार सनातनी परिवार है पूरा, उसको वहाँ पर ले जाकर बिरयानी खिलाई गई, उसके कपड़े चेंज किए गए, ये सब कुछ उसके साथ हुआ। खैर उस परिवार की ईश्वर भक्ति कहूँगा मैं, या उनके सत्कर्म उस बच्ची को बचा लाए और वो घर तक ले आए। लेकिन अभी घर आने के बाद ना वो बच्ची पूरी तरह सही नहीं थी। वही ना, आपने बताया कि जिन से रिलेटेड कुछ था, तो जी, तो अभी प्रॉब्लम, बेटी तो घर आ गई लेकिन एंटिटी तो उसके साथ ही है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था, ये एंटिटी तो उन्हें समझ ही नहीं आई उस टाइम तक, किसी ने बताया ही नहीं। तो शादी के इस दौरान उन लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बात की और फ़ोटो वोटो दिखाई, तब मेरे को उसी टाइम डाउट हो गया। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे चीज़ है, आप अभी अपनी शादी निपटा लो, शादी के 2 4 5 10 दिन बीते फिर आप मुझे बताना, मैं आऊँगा। अब शादी वादी जैसे तैसे भाई घर में निपटी, सब कुछ हुआ, पर बच्ची का व्यवहार बहुत अलग था। अब उन्होंने उस बच्ची को अपनी उस बड़ी बेटी जिसकी शादी हुई है उसके साथ शादी के तुरंत बाद वो घूमने गए हिल स्टेशन पे, वहाँ भेज दिया कि भाई तू साथ चले जा, थोड़ा ध्यान हटेगा, नॉर्मल हो जाएगी। जिसकी शादी थी उनके साथ भेज दिए। जी। तो वहाँ पर क्या हुआ, उस लड़की ने अपने आप को एक खाई के पास जाकर खड़ी हो गई और बहुत देर तक खाई में झांकने लगी। तो उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास आई, बोली क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोली मेरा मन कर रहा है मैं इस खाई में कूद जाऊँ। मतलब वो एंटिटी उसके ऊपर इतनी हावी थी कि उसको इस तरह के थॉट्स आ रहे थे, सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसको घर ले आए वापस, सबको डर गए, डर हो गया। और वो घर में भी उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अलग रहती थी। उसने मुझे ये एक्सेप्ट करके बताया कि मेरा मन होता था मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, बस घर से निकल जाऊं, किसी भी तरह कहाँ जाऊं मुझे नहीं पता, बस मैं इस घर में ना रुकूं। एक बार तो उसने 12 कॉफ़ी के पाउच एक ही बार पानी में मिला के पी लिए। 12? जी, 12 पाउचेस ऑफ ये तो बहुत ज़्यादा कैफीन हो जाती है हमारी तो। ये तो एक लाइफ रिस्क हो जाता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है उस केस में, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। जी। पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ना उसने क्यों किया ऐसा, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ रात को नींद में कोई इस तरह की फिजिकल होने की कोशिश करता है कोई चीज़। अब ये जिन्न के होने का बहुत बड़ा सिम्टम है। जी, रात को कुछ एक्टिविटी फील। ऐसा फील होना कि कोई फिजिकली आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सब कुछ हो चुका था। खैर जब मैं गया और मेरी बातचीत हुई उस परिवार से, उस परिवार ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया, उनसे मिला, उनको देखा, उनको समझा, पूरे घर का ऑरा चेक किया। ऑरा घर का ठीक था, बस वही एक एंटिटी थी, उसको वहाँ से डिटैच किया, जैसे कि मेरा हमेशा से प्रोसेस है। डिटैच किया और वहाँ से मैं उसे ऋषिकेश ले गया। जी। और ऋषिकेश ले जाकर वही मेरा जो प्रोसेस है उसे भोग देकर उसके माध्यम से उसे गंगा में विलीन। जी, आपने पिछली बार भी शेयर किया था ऋषिकेश।
जी। तो अब उसके बाद से उस लड़की में एकदम सडन चेंजेस आ गए हैं। टचवुड, ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी है, घर में वातावरण भी बिल्कुल ठीक है, और अब वो उसकी शादी के विषय में सोच रहे हैं। जी। बट ये इतना डेंजरस किस्सा है, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैसेज है इसमें, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो विकास जी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ, कि कई बार ऐसी चीज़ें, चेंजेस हमारे बच्चों में आते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं देते। अगर इस तरह के कोई भी चेंजेस आएँ तो उन्हें इग्नोर ना करें। और बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी के भी बहकावे में एकदम से ना आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जीवन साथी हो सकता है वो आपके साथ व्यापार करना चाहता हो। जी। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वैसे तो पता है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या वो चेंजेस हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो जो हमें नोटिस करने चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा चेंजेस क्या होते हैं कि बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर देता है। ठीक है। मतलब वो अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश, बंद कमरे में अकेले रहना, अकेले केवल अपने मोबाइल में या अपनी टीवी में या किसी चीज़ में उलझे रहना, या वो कोशिश करता है कि जब आप उसे पब्लिकली देखते हैं तो सब लोग बात कर रहे हैं और वो खोया खोया सा रहता है, वो गुमसुम हो जाता है। जी। मतलब कहते हैं ना, आउट ऑफ जोन हो जाता है, जोन आउट हो जाता है, ऐसा होना। नहाने को मन ना करना उसका, मतलब अपने आप को नहाने की से दूर करने की कोशिश करना। और जैसे मैंने सिम्टम बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि रात को हमारे साथ कोई फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है, जी। और लिटरली हम उस फिज़िकल होने को फील करते हैं, और जब आँख खुलती है तो लगता है कि पूरा शरीर टूट चुका है, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, बट होता कोई नहीं है। इस तरह के कई सिम्टम्स हैं। जी। तो ये सब सिम्टम्स अगर आए तो भी होता है इसमें। जी, स्लीप पैरालिसिस नहीं, स्लीप पैरालिसिस इज डिफरेंट थिंग। स्लीप पैरालिसिस डिफरेंट। फिजिकल होने का मतलब हुआ कि जैसे किसी को लगता है कोई उसके साथ सेक्स कर रहा है, ठीक है, या फिजिकल होने के साथ साथ कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने हमें लिटरली टैप किया है पैर पे, और हमारी झटके से आँख खुलती है। तो पैर का झटका होना अलग चीज़ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टैप किया और हमारी आँख खुल गई। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं, और अगर हमें पता लगते हैं तो हमें उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा गुंजन जी, यहाँ पर तो जो इंसिडेंट हमने शेयर किया इसमें था कि किसी लड़के ने एक लड़की के ऊपर उसका यूज़ करने के लिए जिन का यूज़ किया। यानी कि ये तो वो एंटिटीज़ हो गई जो किसी के ऊपर छोड़ी जाती है इंटेंशनली, बट हमें एक और बात कही जाती है जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, किसी रास्ते से, किसी चौराहे से, किसी सड़क पर, कि बाहर जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। यानी कि कुछ एंटिटीज़ बाहर भी हैं जिनको शायद कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो हमारे पीछे आ जाएंगी सड़कों पर, किसी पेड़ पर, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप हमें थोड़ी कुछ ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बता सकते हैं जो सड़कों पर होती है, रास्ते में मिलती है हमें। जी जी जी, देखिए, सड़कों पर अक्सर 3 या 4 मेजर एंटिटीज़ होती हैं, जिनमें एक हम छलावा बोलते हैं, जी। बहरूपिया, पिच्छल पैरी जिसे मुड़िया पैरी के नाम से भी जाना जाता है, और पहाड़ों में कई ऐसी एंटिटीज़ हैं जो स्पेशली पहाड़ों के अंदर मिलती हैं, जिन्हें लोग वहाँ, कुछ लोग जो बहुत इंटीरियर गांव होते हैं उनमें देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जी। और उनका एक एंटिटी के रूप में भी वो मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो एंटिटीज़ हैं ना, ये कैसे काम करती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे छलावा है जी। या बहरूपिया है, ये आपको सड़क पर किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। किसी भी रूप में, मतलब किसी भी रूप में, किसी दोस्त के रूप में। नहीं, अचानक नहीं, ऐसे आपके जानकार के रूप में नहीं, मतलब उनका स्वरूप, और देखने में आपको शायद ऐसा लगेगा कि कॉमन इंसान खड़ा है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि मैं ऋषिकेश में एक बार जा रहा था। तो अगर आप कभी ऋषिकेश में जाओ तो गरुड़ चट्टी से एक रास्ता है जो लेफ्ट में नीलकंठ जा रहा है और राइट में नीचे लक्ष्मण झूले की तरफ जा रहा है। तो रात के 2 या 3 बजे की बात है, मैं उस रास्ते पे था, और वहाँ पर कुछ, मतलब 2-3 बजे की बात है,
एक एकदम से कोई सामने आज दिख रहा था गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती नहीं है, पहाड़ है, अंधेरे का टाइम है, एनिमल्स का भी बहुत खतरा रहता है वहाँ पर। तो एक एक हमने, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने देखा, एक एंटिटी थी, उसने कपड़े कुछ इस तरीके से पहने थे जैसे आपने पीके मूवी में आमिर खान को देखा है ना, वो ऊपर उसने कुछ लेडीज़ वो डाला था, नीचे घाघरा टाइप डाल रखा था, इस तरह कुछ इस तरह के कपड़े थे उसके, सर पे उसके हेड थी। अच्छा। तो सबको एकदम देख के लगा जैसे कोई नॉर्मल इंसान है और वो सब है, और एकदम गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रहा था। तो जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने देखा ना, तो वो एकदम डरे। तो मैंने बोला कि आपको ना ही इसकी तरफ देखना है, ना ही ध्यान देना, आप गाड़ी चलाओ। बोले आगे आगे आ कुछ हो जाए। मैंने कुछ नहीं होगा, आप चला दो, कुछ है ही नहीं अच्छा, तो होगा क्या, बस दिख रहा है। बस दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो खैर उन्होंने मेरी बात मानी और गाड़ी चला दी। जैसे ही हम उस जगह को पार किया और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ था ही नहीं, कुछ एक्चुअली में नहीं था। मतलब वो एंटिटी थी सिर्फ जो हमें दिखाई दी। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई एंटिटी सड़क पे दिखाई देती है तो आपको कोशिश करनी है कि उनकी तरफ से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लें, अपने आप को नॉर्मल रूटीन की तरफ रखें, और अगर ध्यान नहीं भटक रहा है तो आप गाड़ी में म्यूज़िक चलाएं या नॉर्मल बातों में ध्यान दें और उस जगह से ऐसे निकल जाएं जैसे आपने उनको देखा ही ना हो। जी। जब तक आप उनसे अपना कनेक्ट नहीं डेवलप करेंगे, जब तक आप उस जगह पर रुकेंगे नहीं, वो आपसे जुड़ेंगे नहीं। राइट। अच्छा, तो ये पता कैसे चलेगा कि वो असलियत में कोई इंसान है या फिर कोई एंटिटी है? कुछ तो अलग होगा उनमें। देखो अलग क्या होता है ना, कि आप उनको सही मायने में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा। बहरूपिया हमेशा अजीबो गरीब रूप में है। यार मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ विकास जी, आप पहाड़ों में जा रहे हो, जी। आपको रात के 2 बजे कोई अकेला इंसान सड़क पे, इंसान भी खड़ा है सड़क पे दिख रहा है और अजीबो गरीब उसके कपड़े हैं या उसके मुंह पे रंग लगा हुआ है या कुछ भी अजीबो गरीब दिख रहा है, आपको रुकना चाहिए? नहीं। बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो सचमुच इंसान ही क्यों ना हो। समझा। जैसे एक इंसिडेंट और हुआ था, हम लोग ऋषिकेश ही जा रहे थे, मेरठ एक्सप्रेसवे पे था। जी। तो एक कुछ क्लाइंट थे मेरे, उनके साथ मैं पूजा के लिए जा रहा था। तो एक्सप्रेसवे पे आप जब दिल्ली से चलते हैं तो एक टाइम आता है कि कुछ 20-30 किलोमीटर का पैच है जो दोनों साइड लगभग 15-20 फुट की खाई है, और उस 20-30 किलोमीटर के पैच पे लेफ्ट हैंड पे रात के 12 बजे एक लेडी, जो 6-6.5 फुट की लेडी थी, और लाल रंग का उसने जोड़ा पहन रखा और बाल उसके नीचे पीछे तक खुले हुए, और नॉर्मली वो चल रही थी। और उसे देखा उन लोगों ने जो मेरे साथ थे। मैं तो उनको ये भी बोला कि आप साइड लगा दो, थोड़ा सा इसके साइड ले लो, हम थोड़ी वीडियो बना लो, अगले पॉडकास्ट में दिखा देंगे। तो खैर वो लोग डर गए, उन्होंने और तेज स्पीड से गाड़ी खींच दी। बट ऑब्वियसली मतलब रात के 12 बजे एक लेडी सड़क पे चल रही है और वो सिर्फ सीधी सीधी चलती चली जा रही है, तो वो नॉर्मल तो नहीं है। जी। और है ना, एक जैसे मैंने भी कुछ पॉडकास्ट किए हैं उनमें जब भी पहाड़ों से रिलेटेड बात होती है ना, तो ये जो आप छलावा बता रहे हो या बहरूपिया, इसके ना सबसे ज़्यादा इंसिडेंट इससे रिलेटेड होते हैं पहाड़ों में, खासकर कि आप सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई आगे खड़ा हुआ मिलेगा, कोई साथ में चलता हुआ दिखेगा, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ना अपने ही किसी, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, उस जैसी आवाज़ आएगी किसी अनजान जगह पर जहाँ पे जी, शायद जी। उनके होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई ऐसा चांस भी नहीं। होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं कहता हूँ किसी भी आवाज़ पर एकदम रिएक्ट ना करें। कम से कम कोई ऐसी आवाज़, जब अगर आप पहाड़ों में खड़े हैं, किसी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, अंधेरा है, अंधेरा नहीं भी है, तो आप अगर पहाड़ों में रुक रहे हैं और कोई अगर आपको आवाज़ दे रहा है, जी। तो आप पहली आवाज़ पर रिएक्ट ही मत करो। हाँ। कम से कम 3 बार उस आवाज़ को आने दो, तब तीसरी बार आती है तब आप रिएक्ट करो। जी। अच्छा, इसके अलावा आपने ना कुछ एंटिटीज़ का नाम लिया था, दूसरे नंबर पे एक एंटिटी का नाम लिया था, वो मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन हाँ वो कुछ नया है, कुछ अलग है मेरे लिए, आपने जो बताया था। पिशाचनी, नहीं, पिशाच नहीं, जब ये सड़कों पर जो एंटिटी हो तो उसके बारे में बात की गई। छलावा, बहरूपिया, अच्छा मुड़िया पैरी, पिच्छल पैरी। ये क्या? पिच्छल पैरी क्या होती है, ये बहुत पुरानी मतलब इसका चलन है। और अगर आप, अर्बन लेजेंड है, ऐसा कह सकते नहीं नहीं, बहुत नानी दादी की कहानियों में भी आप अगर इसका जिक्र सुनोगे, जी। अक्सर हम कहते हैं ना कि भूत है, चुड़ैल है, उसके पैर मुड़े हुए हैं, तो उसे
मुड़िया पैरी या पिच्छल पैरी के रूप में जाना जाता है। ये भी एंटिटी सड़कों पर, ख़ास तौर पे बड़े हाईवे पे या चौराहे पे दिखती है। ये अक्सर आपको ज़्यादातर एक लेडीज़ के रूप में दिखती है। सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, जी। और ऐसा माना गया है कि इनके पैर मुड़े हुए होते हैं पीछे की तरफ। यानी कि जिसका नॉर्मल पैर सुना है मुड़े पैर, वो ये होती है। वो यही होती है, मुड़िया पैरी, पिच्छल पैरी, वो यही होती है। और अक्सर ये सड़कों पर ही आपको वो करती हैं। लेकिन इनका भी पैटर्न वही है कि अगर आप इनके तरफ फोकस करोगे या इनका ध्यान दोगे या इनके लिए रुकोगे तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर ये आप पर हावी हो जाती हैं और आपके साथ चल देती हैं, जी। जुड़ जाती हैं। तो अक्सर हाईवे पे या चौराहों पे इनका होना पाया जाता है। और ये सच बात है कि पहाड़ों में इनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा देखी गई है। जी। अच्छा। देखो, पहाड़ों में एग्जिस्टेंस क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पहाड़ों में अक्सर सुनसान ज़्यादा होता है और निर्जन प्लेसेस हैं। आम आदमी अगर रह रहा है तो गाँव में थोड़ी दूरी पे रह रहा है, तो पहाड़ों में रास्तों पे अक्सर ये सब चीज़ें कॉमन है। अच्छा, वैसे तो मुझे समझ में आता है, जैसे सबसे पहले जो स्टोरी थी उसमें जो मोटिव था जिनको या किसी एंटिटी को उन पर डालने का, ये जो एंटिटी जो खुला घूमती हैं ऐसे ही, इनका क्या मोटिव होता है किसी के ऊपर हावी होने का? देखो, इनकी अपनी अपनी इच्छा। अतृप्ति हैं। जी। मतलब वो किसी चीज़ को लेकर तृप्त नहीं है और उसी की तलाश में ये लोग भटक रहे हैं जी। और उसी की तृप्ति की ये कोशिश बार बार अलग अलग ह्यूमन बीइंग से करते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, चाहे एंटिटी हो, स्पिरिट हो या एक आम इंसान, हर किसी को मुक्ति चाहिए, हर किसी का मुक्ति पर अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर या जीवन में कुछ भी चीज़ें अगर अधूरी हैं उसके आधार पर मुक्ति नहीं मिलती है। तो उस मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं जी। और उस प्रयास के अंदर ही हम लोगों को इस तरह की चीज़ें जीवन में रह जाती हैं। जैसे कोई एंटिटी अगर उसकी कोई तृप्ति नहीं हुई है तो उसी की तलाश में है। उस तलाश में वो अलग अलग एनर्जी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है और ऑब्वियस है, जब एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल एनर्जी आपस में मिलेंगी तो कुछ पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ नुकसान ही अक्सर होता है। तो छोटे बच्चे, लेडीज़ या बुज़ुर्ग, वो इनकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। इससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हो जो रिसेंटली मुड़िया पैरी आपने बताया, और या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज जिनको किसी ने छोड़ा नहीं बट वो आ गई क्योंकि कुछ अतृप्ति थी इनके पास? एक इंसिडेंट है कि हम लोग, मेरे साथ एक मेरे क्लाइंट हैं जी। वो लोग बेसिकली मतलब घूमने जा रहे थे और घूमने भी वो पहाड़ों की तरफ जा रहे थे और मतलब घर में सब ठीक ठाक था और उनमें जो एक लेडी थी ना वो बेसिकली प्रेग्नेंट थी। तो वो पूरी फैमिली थी, एक ही गाड़ी में थे, हस्बैंड वाइफ, उनके मदर फादर, वो लोग घूमने जा रहे थे। तो रात को उनकी गाड़ी ना कुछ ऐसी जगह ख़राब हुई जो पहाड़ों में मतलब दिक्कत आ गई और वो रात के 12 से 2 का पीरियड था। जी। और जैसे ही अब उन्होंने किसी तरह मैनेज किया या जो भी कुछ किया, मुझे ये तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो जैसे ही गाड़ी लेके वहाँ से चले, मतलब फॉर नो रीज़न वो जो लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो होटल तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे और होटल पहुँचे तो उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह हालत ख़राब हो गई और हॉस्पिटल ले गए तो वो ब्लीडिंग की वजह से मिसकैरेज हो गया। अब उनको ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, एकदम से क्या हो गया। एकदम से क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, सब चीज़ें ठीक थी, डॉक्टर्स ने भी बोला था और गाड़ी भी बहुत आराम से चल रही थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, उन लोगों ने मुझे बुलाया। उसके बाद उस लेडी की ना धीरे धीरे हालत डिटेरियोरेट होने लगी थी बहुत ज़्यादा। और उन्होंने मुझे बुलाया, जब मुझे बुलाया और मैं उनसे मिला उनके घर आकर, घर उनका दिल्ली में ही है, जब मैं उनसे मिला मैंने उनसे पूछा तो बोले, मैंने कहा आपने कुछ खाया हो कुछ ऐसा, बोले कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा आप कहीं गए थे, तब उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे हम गए थे और रात को ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। जब मैंने उसको डीकोड करने की कोशिश की और देखा तो उस लड़की के साथ वहाँ का एक छलावा था जो जुड़ गया था, जो उनके साथ वहाँ से उनके घर तक आया और उस लड़की को उसने पूरी तरीके से पोजेस कर लिया था। जी। तो उसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब हो रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो मिसकैरेज ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी ना
उसको हर 2-4 दिन में कुछ ब्लीडिंग हो जाती थी। टेक्निकली डॉक्टर्स के हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए थी, बट वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। उसके बाकी सारे टेस्ट भी कराए गए, सब नॉर्मल था, लेकिन वो जब तक रुक ही नहीं रही थी। खैर जब समझ आया और ट्रीटमेंट किया और उसे हटाया, तो उसके बाद कहीं जाकर वो ब्लीडिंग रुकी और वो नॉर्मल रुकी। जी। अच्छा, इसके अलावा ना जो ये मुड़िया पैर आपने बताया, मुड़िया पैर ही आपने बताया था, जो जिसको नॉर्मली लोग ना चुड़ैल के रूप में जानते हैं यूजुअली। लोग चुड़ैल कह लेते हैं, पिछल पैरी 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 कह लो, वो मतलब बात वही है। जी। इसके बहुत ज़्यादा किस्से ऐसे ही गाँव में देखने को मिलते हैं, खेतों की साइड या उस साइड भी, कि चलते चलते ऐसे ही दिख गई। मैंने सुना है थोड़ा अपने कुछ आसपास के लोगों से कि गाँव में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। देखो, जी। शहर से दूर ऐसी जगह जहाँ लोग कम है, अब खेतों में अगर आप देखो तो वहाँ कोई रहता तो है नहीं, केवल काम करने के लिए लोग आते हैं। तो ये लोग भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग हमेशा सोचते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं। राइट। ठीक है, आप या हम में से कोई अचानक से कहे भाई आप एक काम करो, पहाड़ की चोटी पे जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ जाकर एक घर बनाओ और वहाँ रहो, अकेले अकेले रहो, तो हम कहेंगे भाई इतना वो नहीं है, अपने को कंफर्टेबल नहीं हम, सही बात। क्योंकि हमें हमारे जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद है। तो ये जो एंटिटीज़ और स्पिरिट होते हैं, ये भी जनरली हम लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते। ये भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आम जनजीवन ना हो, या कोई बहुत टाइम से बंद कमरा है, बहुत टाइम से बंद घर है, या बहुत टाइम से बहुत ऐसी जगह जो निर्जन है जहाँ लोग नहीं, ऐसी जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं। राइट। अच्छा, इसके अलावा हमने बात स्टार्ट की थी, ऑफ कैमरा बात हो रही थी, पिशाचनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। जी। पिशाच और पिशाचनी, मैं दोनों को ही लेना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए, जो एंटिटीज़ होती है इसमें, पिशाच पिशाचनी, मेल फीमेल एंटिटी अलग अलग होने का मतलब क्या है? देखिए, अलग अलग होने का कि मतलब जो ये है कि फंक्शंस होती है, जो मैं फीचर्स कहूँगा अपनी लैंग्वेज में, वो अलग होते हैं देखिए पिशाच और पिशाचनी का? हाँ देखो, एंटिटीज़ ही अलग हैं ये दोनों, और ये सच है, एंटिटीज़ में भी मेल फीमेल होते हैं। ठीक है, और जो पिशाचिनी है उसके कई स्वरूप हैं, जी। और पिशाचिनी को केवल एक एंटिटी नहीं मानते, उसको एक देवी के रूप में भी कई जगह पूजा जाता है। गाँव में और इंटीरियर में, पहाड़ों में पिशाचिनी को पूजा भी जाता है। अब पिशाचिनी एक प्रॉपर एंटिटी है और उसके कई स्वरूप हैं। जैसे अगर किसी ने पिशाचिनी को सिद्ध किया है, तो उसे सिद्ध करने के बाद वो उससे कई तरीके इस्तेमाल कर सकता है। आजकल मैंने कई सोशल मीडिया पे सुना है कि कर्ण पिशाचिनी का लोग बहुत जिक्र करते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी पिशाचिनी का ही स्वरूप है। जी। ठीक है, जो कर्ण पिशाचिनी के रूप में काम करती है। उसके अलावा चाहे वो पिशाच हो या पिशाचिनी हो, इनका ये एक ऐसा एंटिटी सिस्टम है, इनको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद इनसे काम लिए जाते हैं। जैसे एक और एंटिटी है जिसको हम यक्षिणी बोलते हैं। जी। तो यक्षिणी को अगर आप नाम भी ले रहे हो, तो आपको शमशान सिद्धि अगर करनी है, तो आपको शमशान सिद्धि में यक्षिणी को सिद्ध करना पड़ता है। यक्षिणी एक ऐसी एंटिटी है जो देवी है और जिसको शमशान के अंदर सिद्ध किया जाता है। शमशान में बैठकर? शमशान में बैठ के सिद्ध किया जाता है रात के समय। और प्रॉपर अगर आपके पास मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ऑन कैमरा ये बात बतानी है नहीं बतानी, बट यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए एक प्रॉपर डेड बॉडी की ज़रूरत होती है। शव साधना जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ है? शव साधना अघोर तंत्र में अघोरी करते हैं, हाँ। उनको भी शव की ज़रूरत होती है। जी। यक्षिणी की सिद्धि के लिए भी, यक्षिणी को जब हम सिद्ध कर रहे हैं, शमशान सिद्धि कर रहे हैं, तो भी उसमें भोग के लिए, यक्षिणी को भोग के लिए उसकी आवश्यकता होती है। अघोर तंत्र में जब हम शव साधना करते हैं, तो जो एक सच्चा अघोरी है उसकी 3 साधनाएं अनिवार्य हैं। सबसे पहली शिव साधना, दूसरी शमशान सिद्धि, और तीसरी है शव साधना। तो शव साधना में वो शव के ऊपर बैठकर साधना करता है, एक सच्चा अघोरी जो होता है। जी। और यक्षिणी में शव सामने रख कर साधना होती है। खैर ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास मतलब लोग करते हैं इसका एक भी सूचक के रूप में हम कई बार किसी उसको बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर यक्षिणी की साधना।
तो चाहे पिशाचिनी हो, यक्षिणी हो या और भी कोई, जैसे मैं आपको एक नाम और बताता हूँ। जी एक नाम है छिन्नमस्तिका। जी, ये महाविद्या में आती है। ये महाविद्या में, ये महाकाली का स्वरूप है। जी ये इसे आप चिंतपूर्णी माता के रूप में भी जानते हैं। हम्म तो 9 देवियों में एक माता है चिंतपूर्णी, वो छिन्नमस्तिका का ही स्वरूप है। अब छिन्नमस्तिका और चिंतपूर्णी एक ही है, तो माता के रूप में पूज रही हैं। लेकिन ये काली कुल के जो 3 यांत्रिक यानी तांत्रिक स्वरूप है काली के, उन तीनों में से एक है। यानी कि एक शमशान वाली काली है, एक छिन्नमस्तिका है और एक तारा, माँ तारा है। तो उन तीनों में से एक है ये। जी तो ये एक देवी है जिसका तांत्रिक क्रियाओं में एक एंटिटी की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर किसी ने सिद्धियां सही तरीके से की हैं और गुरुओं के माध्यम से अच्छा सीखा है, तो उनको हर चीज़ की जानकारी है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ना, लोग काली की बात करते हैं, तो काली के भी 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। श्री कुल में जितने भी स्वरूप आ रहे हैं वो सब सात्विक काली हैं, और काली कुल में जो स्वरूप आ रहे हैं वो तामसिक या तांत्रिक काली हैं। जी। अच्छा, ये माँ काली के बारे में ही जो कुछ स्वरूप उनके सात्विक हैं, कुछ तामसिक हैं, इसकी मतलब सात्विक मेरे को समझ में आएगा, बट तामसिक की सच बताना कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, तामसिक क्रिया की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास ऑलरेडी सात्विक है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए और करने के लिए, क्यों फिर तामसिक का इंट्रोडक्शन हुआ? देखिए, जितनी भी विद्याओं का जन्म हुआ, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, वो इंसान की मदद के लिए हुआ, इंसान की बेहतरी के लिए हुआ, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी विद्या हो। सबसे बड़ी विद्या शाबर विद्या, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। जी तो शाबर विद्या का जन्म ही इंसान की मदद के लिए हुआ था। उसका गलत प्रयोग, गलत इंटेंशन से प्रयोग और किसी को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयोग ब्लैक मैजिक कहलाया। जी अब शाबर विद्या में एक विद्या है शांति, सबसे पहली विद्या, षट कर्मों में सबसे पहली विद्या शांति विद्या है। तो शांति विद्या तो अपने आप में पॉजिटिव विद्या है, उसका उद्देश्य शांति करना है, उसमें हवन यज्ञ ये सब किए जाते हैं, लेकिन वो शाबर विद्या का हिस्सा है। तो आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं, तो जब इन सब विद्याओं का निर्माण हुआ, तो उनका इस्तेमाल, उनका निर्माण इसलिए हुआ कि जब हमारी सात्विक विद्याएं थीं, सात्विक चीज़ें थीं, वो ज़्यादातर संस्कृत में थे और उच्चारण को लेकर बहुत उस पर वो था। एक स्टोरी मैं छोटी सी आपको सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये पता लगेगा, आपके सवाल का जवाब भी आएगा कि इन विद्याओं का जन्म क्यों हुआ जी और ये भी पता लगेगा कैसे हुआ। तो एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो एक ऐसे निर्जन जगह में आ पहुँचे जहाँ पर कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं रहता था। उनके कानों में एक आवाज़ आई कि कोई साधु वहाँ बैठकर तपस्या कर रहा है और कोई मंत्र जाप कर रहा है। मंत्र जाप करते 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 जब उसके नज़दीक पहुँचे, तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये जो जाप कर रहा है, इसके जाप में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो गलत है, और उच्चारण की वजह से इसको इसकी पूजा का फल उल्टा मिलेगा। और क्योंकि ये पुजारी आपका है, क्योंकि ये साधक आपका है, तो गलती तो आपकी भी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाबर विद्या का ज्ञान दिया, जिसे शब्द विद्या कहा गया, जो कि साधारण शब्दों में बनी और साधारण शब्दों की वजह से उसको शब्द विद्या और शाबर विद्या कहा गया। और आगे चल के वो साधु जिनको उन्होंने शब्द ज्ञान दिया, वो नाथ घराने का एक प्रसिद्ध नाथ हुआ। तो शाबर विद्या के लेके और भी कई कहानियाँ हैं, जैसे हम गुरु दत्तात्रेय की कहानी जानते हैं और गुरु मच्छिंद्र नाथ की कहानी जानते हैं। इसके बारे में फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इसीलिए इनका जन्म हुआ। अब इसका जन्म क्यों हुआ, इसका रीज़न ये था कि ऐसी विद्याएं जो इंसान को मैजिकल इम्पैक्ट दें, तुरंत आराम मिले, तुरंत जिनका फल आए, ये वो विद्याएं थी। तो ये विद्याएं थी जिनका मैजिकल इम्पैक्ट आता था एक आदमी की ज़िंदगी पे, लेकिन उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो तरीके थे, जो तंत्र थे, जो मंत्र थे, वो सब साधारण नहीं थे। इसीलिए इस विद्या का जन्म। अब शिव
को हम संहारक के रूप में भी जानते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे बनाए गए इन विद्याओं के माध्यम से कि जिनके गलत तरीके से करने पे वो आपको भुगतने हैं और सृष्टि का संहार होगा। जी। आप मुझे बताओ, सृष्टि का संहार अपने आप तो नहीं होगा, नहीं। कर्मों से ही संहार है। तो आप गलत कर्म करोगे तभी तो आपका संहार होगा। तो गलत कर्म हमें मिले गलत इंटेंशन किस लिए, गलत सोच के साथ, गलत मंशा से हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो गलत कर्म है। तो ब्लैक मैजिक अगर कोई करता है या करवाता है किसी पे गलत मंशा से तो वो बुरी बात है। शाबर विद्या में कई विद्याएं हैं जो बहुत पॉजिटिव विद्याएं हैं। जैसे षट कर्मों में एक कर्म आता है स्तंभन, जिसमें होता है गर्भ स्तंभन। तो जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती, यदि उनके साथ गर्भ स्तंभन किया जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। जी। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। उच्चाटन, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन के लिए जाना चाहता है या किसी का मन है कि उसे विदेश जाना है। अब आपकी जो सात्विक विद्याएं हैं, हमारी जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो हमें साधारण पूजा पाठ बताते हैं, ये मंत्र जाप कर लो, ये पूजा, उनका ट्रीटमेंट पक्का है। लेकिन होम्योपैथी स्पीड स्लो है, टाइम लगता है। हो सकता है आप उनके माध्यम से विदेश चले जाओ, लेकिन अगर शाबर विद्या और हम इस तंत्र विद्या का प्रयोग करें तो आप जरूर विदेश जाओगे और जल्दी भी जाओगे। जल्दी जाओगे। अब वहां रहोगे या नहीं आपके आगे के कर्म है। समझा। तो इसलिए तंत्र विद्याओं का जन्म हुआ और आदमी को जैसे जैसे युगों में वो बदला तो उसकी स्पीड बढ़ी, तो उसे इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करने लगा। जी।